अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में AQUEB ग्रेड 9 2019 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का। अच्छा, ये ओल्ड पैटर्न के ऊपर है। सो इसमें आपके पास मार्क्स जो है वो 35 मार्क्स का ये पेपर है। और आपके पास इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लंबा होता था ये। तो ये तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट का जो है वो आपका पेपर होता था। अब इसके बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसके ऊपर वही हैं जो हमारे पास ऑलरेडी उसके अंदर होती हैं कि आपको रूब्रिक फिल करना है। किसी किस्म का कलर पेंसिल्स वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाइटो ब्लैंको करेक्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस आपके पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहा है? राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द गिवन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इस किस्म के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ा है नहीं, बस इसको मेजरिंग सिलेंडर, इसको फिजिकल बैलेंस लिख दिया। तो इसमें ये देखें, ये क्या पूछ रहा है कि राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कि वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखो जो कि इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो सकता हो। सही है। सो आपने पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने इसका आंसर देना होगा। सो फर्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है? मेजरिंग सिलेंडर है, उससे हम क्या क्या चीज मेजर करते हैं? वॉल्यूम। और सेकंड हमारे पास जो चीज है वो क्या है? फिजिकल बैलेंस, जिससे हम मास को मेजर कर सकते हैं। सो इफ वी स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, सो पहला जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? मैथ्स। अब आ जाते हैं जरा इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इन एनी 3 पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। सही है। उसके बाद एक हम लिख देंगे कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, एक हमारा जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सिंबल का लिख सकते हैं हम, इसका सिंबल V होता है हमारे पास, और इसका सिंबल V के ऊपर एरो आएगा, रिप्रेजेंटिंग इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए। What happens when a very heavy ball collides head on with a light stationary ball on a flat surface? Describe your answer on the basis of laws of conservation of momentum। अच्छा, अब देखें, हमारे पास ये कह रहा है कि एक बहुत ही हैवी बॉल है जो कि एक लाइट बॉल से कोलाइड कर रही है। यानी कि एक बहुत हैवी बॉल है, बहुत 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 हैवी, और एक स्मॉल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट के साथ वो कोलाइड कर रही है। सो इसमें हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। देखें, जब आपके पास एक बहुत ही हैवी बॉल जाके एक लाइट बॉल के साथ कोलाइड करेगी, तो क्या होगा कि इसका जो मोमेंटम है, लेट से इसका मैस कैपिटल M और इसका मैस स्मॉल m था। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी? अ, चलें इसको u1, या इसको हम कैपिटल U कर लेते हैं। और इसकी स्मॉल u जो था इसका वो 0 था। लेकिन इसकी जो थी वो आफ्टर द कोलिजन, जब ये कोलाइड हुआ, जब इसने इसको आके टक्कर मारी, या चलें और इसको हम करीब बना लेते हैं क्योंकि ये तो स्टेशनरी है ना। इसने जब आके इसको हिट किया, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में और ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो मोमेंटम था वो ट्रांसमिट हो जाएगा इसके अंदर, और ये ऑब्जेक्ट भी, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मोशन में आ जाएगा। सही है। शोइंग के हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्या हो गया? कंजर्व्ड हो गया। यानी हमें इस तरीके से बात को लिखना है कि सारा का सारा मोमेंटम ट्रांसमिट नहीं हो गया, हमारा हैवी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आ गया। हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो भी जो है उसके पास भी कुछ ना कुछ मोमेंटम इस वक्त मौजूद है। बट जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था वो भी हमारे पास जो है वो क्या हो गया? उसके पास भी मोमेंटम आ गया, और उसने भी मोशन या फिर उसने भी मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। सही है। सो आप लोग अब आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट ऊपर आ जाएं। अब ये क्या कह रहा है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये खुद बता रहा है आपको कि आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं।
राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एनी टू स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम डेली लाइफ। फॉर ईच एग्जाम्पल मेंशन क्लियरली विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इन्वॉल्व। ये कह रहा है कि भाई आप मुझे किसी भी दो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल लिख के दो एक एक, और आपने ये बताना है कि आपके पास ये कौन सी वाली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है। सही है। यानी अगर आप लेट से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको क्लियरली बताएं। सो फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस as its center of gravity does not change। सेकंड हमारे पास जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से स्टेबल इक्विलिब्रियम। A book lying flat on a surface, it comes back to its position once it is disturbed। तो ये आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो है वो क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का है तो वो एक्सक्लूड हो गया है, इसको छोड़ देंगे हम। अब ये क्या कह रहा है हमसे कि आप व्हाट आर द फोर नेसेसरी स्टेप्स टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ स्टोन विद द हेल्प ऑफ अ गिवन apparatus। अच्छा अब ये हमारे पास गिवन apparatus से रिलेटेड ही जो है वो बात करनी है हमें, कि हम इसके अंदर मजीद कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सही है, जो कुछ भी करना है हमें इन्हीं के थ्रू करना है। तो ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है जो कि हमारा वेट देगा। ये बीकर से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमें इस वाले स्टोन की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा कि फाइंड आउट द वेट, फाइंड आउट द वेट ऑफ स्टोन यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। पहली चीज हमने स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए अपना वेट फाइंड आउट कर लिया। सेकंड हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट द mass यूजिंग द फॉर्मूला W इक्वल्स mg। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने क्या करना है, अपना mass फाइंड आउट कर लिया। अब फ्रॉम द बीकर, यानी ये वाला जो आपका बीकर है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। अब स्टोन का वॉल्यूम भी आ गया आपके पास, स्टोन का मास भी आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड द डेंसिटी यूज द फॉर्मूला रॉ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास आप यहां से निकाल चुके हैं 0.2 से, वॉल्यूम आप यहां से निकाल चुके हैं, दोनों को रखेंगे आपका
आंसर आ जाएगा। सही है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाए। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल यानी कि हीट की वजह से आपके पास जो एक्सपेंशन हो रही है सॉलिड्स के अंदर, उसके बारे में आपको बताना है कि थर्मल एक्सपेंशन की जो डेफिनेशन होती है वो आपके पास क्या होती है। कि जब भी आपके पास जो है वो हम सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पास वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंशन उनके अंदर शो हो जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ गई उसकी। उसके बाद आपके पास मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आप लोग जो है वो डेफिनेशन आई गेस खुद से लिख लेंगे। सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज कंफर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल रिम इज इंक्रीज बिफोर फिक्सिंग इट टू द वुडन कार्ड व्हील। गिव अ साइंटिफिक रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब देखिए आपके पास लेट से अगर कोई कार्ट यानी कि जो, जैसे आपके पास बग्गी होती है या घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी वगैरह जो होती है, सो इसका जो व्हील होता है वो वुड का होता है। सही है। इसका जो व्हील होगा आपके पास वो क्या होगा, वुड का होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इससे चले हम बना लेते हैं कि वो ये वाला वो व्हील है उसका। ब्राउन कलर का जो है वो बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन वो ब्राउन कलर मुझे मिल नहीं सका। सो लेट से ये हमारे पास है और उसके ऊपर जो है हम मेटल का जो है वो रिम लगाना चाह रहे हैं। सो लेट से हम इससे जो है वो रेड से बना लेते हैं, चले मेटल का। अब ये रिम है जो कि उसके ऊपर लगा हुआ होता है इस तरीके से। अब इसको एज इट इज लगाना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले इस मेटालिक रिम को हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। यानी कि आपने उसको गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। सही है। अब गर्म किस तरीके से करते हैं कि इसको जो है वो हम कहीं आग जला के उसके ऊपर रख देते हैं, या फिर किसी एक चीज में जैसे कपड़े में या और किसी चीज में जो है वो आग को लगा के इसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो मेटल रिम जो कि पहले हमारे पास इतना था वो एक्सपेंड होके क्या हो जाता है, इस साइज का आ जाता है। यानी कि वो थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो जाता है। तो अब वो क्या हो गया कि उसकी जो एक्चुअल ये वाली उसकी एक्चुअल कंडीशन थी, अब ये वाली क्या आ गई, उसकी हीटेड कंडीशन आ गई। अब आपके पास क्या होता हुआ कि आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखा, तो अब ये इस तरीके से आ रहा है। फिर आपने क्या करा कि आपने इसके ऊपर जो है वो ठंडा पानी वगैरह या इस तरीके की जो है ना वो चीजें डालना शुरू करी, यानी यानी आपने बहुत ज्यादा ठंडा पानी डाल दिया या और कोई ऐसी ठंडी चीज आपने इसके ऊपर डाल दी। तो उसकी वजह से ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगी इसके अंदर, और ये बिल्कुल आके इस मेटल रिम जो है ये इसके वुडन व्हील के साथ जो है वो आके क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही चिपक जाएगा। सो दिस इज हाउ we are using the thermal expansion in solid in order to fix the metallic rim on a wooden cartwheel. I hope you guys have understood. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, an animal fur coat is made in such a way that the inner surface is animal skin and the outer surface is। अच्छा, ये कह रहा है कि आप एनिमल फर वाला जो कोट है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि एनिमल स्किन अंदर रहती है और आउटर सरफेस पे हेयर होते हैं, तो या फर होता है। तो अब आप इसको इनसाइड आउट पहन रहे हो, यानी कि जब आपने पहना है तो जो फर वाली साइड है या जो बालों वाली साइड है वो आपकी बॉडी की तरफ है, और बाहर जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, बाहर आपके पास एनिमल स्किन है। तो ये आपके पास जो है वो ज्यादा गर्म या फिर जो है वो ज्यादा वार्म जो है वो आपको क्यों फील होता है। देखिए अब ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये वाला, 2 मार्क्स का ये वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। आप लोग रीजंस जो है वो इसके खुद लिख सकते हैं। देखें, जब आपने फर को इनसाइड पहन लिया तो हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही होती है, सही है, जो हमारी बॉडी से हीट निकल रही है, जो हमारी बॉडी से हीट बाहर आ रही है, वो उस फर में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। क्योंकि फर जो है हमारे पास वो क्या है, फर इज एन इंसुलेटर।
तो फर ने क्या करा, उस हीट को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। और जो बाहर हमारे पास ठंडा टेम्परेचर था, उसके साथ एक इंसुलेटिंग लेयर बना दी हमारी बॉडी और एटमॉस्फेयर के दरमियान, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कांटेक्ट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर के साथ क्या हो गया, कम हो गया या खत्म हो गया। जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या होता है कि हमें गर्मी या फिर हमें वार्म फील होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। सही है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी के ऊपर आ जाए। वॉकिंग बेयर फुट ऑन कारपेट फील वार्मर देन वॉकिंग ऑन टाइल्स, गिव अ साइंटिफिक रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सेम वही आपके पास जो है वो बात होगी यहाँ पे कि कारपेट जो है आपके पास, कारपेट ट्रैप्स द हीट। अब आप उसने क्या कर लिया, हीट को ट्रैप कर लिया। सही है। अब जब आपने कारपेट के ऊपर पैर को रखा है तो आपको क्या फील होगा, वार्म फील होगा। सही है। यानी इसके अंदर जो है ये कैपेबिलिटी है, इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या होता है, इसके अंदर एयर कैविटीज मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और जब आप उसके ऊपर पाँव रखेंगे तो जो हीट उसने अपने अंदर ट्रैप की हुई है वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी को मिलना शुरू हो जाएगी। सही है। आई होप आप इसका डिटेल जो है वो आंसर खुद से लिख लेंगे। अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आई स्पोर्ट्स कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर टू अटेन a स्पीड ऑफ दिस, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अच्छा, पहले तो आप इसका जो है वो क्या बना लें, डेटा बना लें। आप इसका डेटा बनाइए। वी आई इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 900 मीटर। अटेन्स अ स्पीड ऑफ, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, 80 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन इज टू बी कैलकुलेटेड हियर। सो सिंपल है, आपके पास आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पे, 2as इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। सही है। आई होप आप लोग कर लेंगे इसको। एक्सेलरेशन को आप अननोन बनाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये स्ट्रेट अवे आपके पास 0 आ गया। सो VF² डिवाइडेड बाय 2s हो जाएगा। सही है। अब आ जाते हैं हम इसके पार्ट बी के ऊपर। ये पार्ट ए था, अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में ये हमसे क्या कह रहा है, पहले हम उसका भी डेटा बनाएंगे। ये कह रहा है टू व्हीकल्स, अ स्पोर्ट्स बाइक एंड अ कार ऑफ मैसेज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो ये वाला मैच जो है हमारे पास बाइक का है, ये वाला मैच जो है हमारे पास कार का है। तो हमने क्या लिखा, मैस ऑफ द बाइक इज इक्वल्स टू 325 किलोग्राम। ये क्या है, मैस ऑफ द कार इज इक्वल्स टू 1754 किलोग्राम, are moving with different velocities. Find the momentum of the sports bike at speed of this किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ द बाइक को फाइंड आउट करके दो पार्ट 1 में, कि जब आपके पास वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बाइक जो है वो कितनी है, 140 किलोमीटर पर आवर। और पार्ट 2 में ये क्या कह रहा है कि हेंस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द कार इज टू बी कैलकुलेटेड कि जब आपके पास दोनों के मोमेंटम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, यानी कि मोमेंटम ऑफ द बाइक इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द कार। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमारे पास किसी अगर यूनिट को कन्वर्ट होने की जरूरत है तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बाइक। वेलोसिटी ऑफ द बाइक जो है हमारे पास वो कितना है, 140 किलोमीटर पर आवर। सो इसको जो है वो 140 मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाएंगे एंड डिवाइडेड बाय 3600 जब हमने करवाया। सही है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 140 मल्टीप्लाई बाय 1000
एंड डिवाइडेड बाय 3600। सो ये आ जाएगा 38.88 मीटर पर सेकेंड। 38.88 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसका मोमेंटम फाइंड आउट कर लें। मास इसका कितना था, 325 और 38.88। यहाँ से आपके पास जो है वो मोमेंटम ऑफ द बाइक आ जाएगा, जिसका यूनिट क्या होगा आपके पास, केजी मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आपको जब क्योंकि आपके सेकंड पार्ट में, पार्ट टू में, मोमेंटम ऑफ द बाइक एंड मोमेंटम ऑफ द कार जो है वो आपके पास सिमिलर है। सो यही वाली वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी, यानी कि पी सी विल बी इक्वल टू एम सी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द कार। सो वेलोसिटी ऑफ द कार इज अननोन फॉर यू। पीसी जो पीबी के बराबर है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा इस जगह पे। और मैस आपके पास कितना था, 1754, उससे आप डिवाइड करा देंगे, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द कार भी आ जाएगा विद अ यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब क्या है ये, एक्सप्लेन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड गिव एनी थ्री एग्जाम्पल ऑफ ईच सोर्सेज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप उनके नाम बताओ और उनकी एग्जाम्पल्स भी जो है वो आपने जो है वो क्या करना है, मुझे बतानी है। अम, तो आपके पास देखें एनर्जी सोर्सेज में, आपके पास सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, और बहुत सारी हैं आपके पास। अब उसके अंदर आप जो है, अच्छा नॉन रिन्यूएबल भी बतानी है ना आपको। हाँ, सो नॉन रिन्यूएबल में आपके पास क्या क्या आ सकता है, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी आ गया आपका, पेट्रोलियम आ गया, और कोल्स आ गए आपके। ये सारे के सारे आपके पास जो है वो क्या हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल। अब आपने इनको एक्सप्लेन करना है। सही है, देखें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो आपके पास अनलिमिटेड होते हैं। उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है। यानी कि जो चीज आपको आज मिल रही है, सूरज की रोशनी अगर आपको आज मिल रही है आपके पास, अगर सोलर लगा हुआ है, तो वो आपके पास कल भी काम करेगा। सही है। इसी तरीके से जैसे अभी पेट्रोल प्राइसेस जो है वो एकदम हाइक हो गए हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए थे पेट्रोल प्राइसेस। तो आपके पास ये एक टाइम आएगा कि ये चीज खत्म हो जाएगी। अभी तो दूसरी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से पेट्रोल आपके पास महंगा हुआ, लेकिन आपके पास कभी ना कभी एक पॉइंट या एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि जब आपके पास क्या हो जाएगा कि पेट्रोल खत्म भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, सही है। तो तब यानी तब भी आपके पास जो है वो सप्लाई जब लिमिटेड होगी, तब भी तो पेट्रोल प्राइसेस ने हाइक ही जो है ना वो हाइक होना है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम के ऊपर जाना है। सही है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर इट। और फिर नॉन रिन्यूएबल के बारे में भी आप साथ ही साथ बताते रहेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं आपकी, वो आपके पास पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। कार्बन इमिशन जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपके पास कौन होता है, आपके बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फिर न्यूक्लियर वेस्ट जो आपके पास निकल रहा है, वो तो बिल्कुल ही टॉक्सिक है, मेरीन लाइफ के लिए भी, और आपके पास किसके लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो क्या है, एक अदद इंतहाई जहरीला, खतरनाक, एक टॉक्सिक चीज है। सही है। सो आई होप आप लोग जो है वो आंसर कर लेंगे आप लोग। अब सेकंड ये हमसे क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ फ्लूइड इफ इट इज पार्शियली इमर्ज और कंप्लीटली इमर्ज। सो देखें आपके पास जब ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज है, सही है, जब वो आपके पास पार्शियली इमर्ज का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत डूब जाना। पार्शियली इमर्ज और फुली इमर्ज की लाइट से अगर हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, सो ये वो कंटेनर है। अब आपने इसके अंदर कोई भी एक लिक्विड को कंसिडर कर लिया, मिसाल के तौर पे आपने पानी को ही कंसिडर कर लिया, ये वाटर आ गया। और ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि पार्शियली इमर्ज्ड है, यानी कि थोड़ा बहुत डूबा हुआ है पानी में। सही है, पूरा नहीं गया हुआ।
इस तरीके से। और अब एक है आपके पास सेम ऐसा ही कंटेनर है, सेम साइज का, लेकिन अब वो आपके पास क्या है, फुली इमर्ज हो गया है, बिल्कुल पूरा का पूरा डूब गया है अंदर। तो देखें, जब आप पार्शियली इमर्ज वाले की बात कर रहे हैं, तो आपके पास इसका वेट तो देखें डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है दोनों का, सही है। लेकिन पार्शियली इमर्ज वाले में एक अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पा रहा है, सही है। और वहां पे अपथ्रस्ट फोर्स, सही है, केस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं पार्शियली इमर्ज वाले में, कि वहां पे अपथ्रस्ट फोर्स आपके पास या तो उसके वेट के बराबर आ रही है या तो उसके वेट से ज्यादा आ रही है। जब ही वो उसको जो है क्या होने नहीं दे रहा, यानी कि उसको डूबने या फिर उसको सिंक होने नहीं दे रहा है, सही है। क्लियर हुई बात, कि आपके पास या तो वो उसको पूरा डूबने नहीं दे रहा है, सही है, या तो फिर इसी वजह से आपके पास वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब आ जाएं आप सेकंड वाले केस के ऊपर, कि जब वो पूरा का पूरा डूब गया है, तो वहां पे आपके पास क्या हुआ है कि उसका जो वेट है, सही है, उसका जो वेट है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा है। दैट इज वाई आपके पास जो ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स मौजूद है, वो उसको बैलेंस या उसको ओवरकम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपके पास वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ सिंक हो गया। क्लियर। अब ये आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, कि वाई दिस अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो देखें, आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, कि वेट जब आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सही है, इसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा कोई ना कोई फोर्स मौजूद होगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, तो एक अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि वेट को बैलेंस करने के लिए कोई भी लिक्विड जो है वो लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे। अब वो ऑब्जेक्ट भले से आप ही क्यों ना हो, सही है, आप ही क्यों ना है, या अगर कोई पत्थर है तो उसके ऊपर, या कोई शिप है तो उसके ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सो जब आपके पास वेट अप्लाई हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो वहां पे जरूर अप्लाई होगी। क्लियर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेपर 2 of 2019. I hope every one of you have understood. Thank you so much.